रमाकांत जी एक सरकारी स्कूल में टीचर थे और उनकी बेटी उर्वशी बहुत सुंदर थी। उर्वशी की अब शादी की उम्र हो चली थी, इसीलिए रमाकांत जी उसके लिए रिश्ते ढूंढ रहे थे। लेकिन एक टीचर होने की वजह से रमाकांत जी दहेज के बिल्कुल खिलाफ थे। वो अपनी बेटी उर्वशी की शादी किसी ऐसे घर में करना चाहते थे जिस घर में दहेज ना मांगा जाए। लेकिन रमाकांत जी को अपनी बेटी के लिए ऐसा कोई रिश्ता मिल ही नहीं रहा था। एक दिन रमाकांत जी ने अपने पंडित को घर पर बुलाया। क्या बात है पंडित जी, इस दुनिया में क्या ऐसा कोई परिवार नहीं बचा जिसे दहेज की इच्छा ना हो? रमाकांत जी, आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? अरे भैया, आजकल सबको सुंदर लड़की के साथ खूब सारा सुंदर दहेज भी तो चाहिए। अब ऐसी स्थिति में आप जैसा रिश्ता चाहते हैं वैसा रिश्ता ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। जानता हूँ पंडित जी कि बेटे की शादी की उम्र निकली जा रही है। लगता है मुझे अपने उसूलों को तोड़ना ही पड़ेगा। सही कहते हैं आप रमाकांत जी। अपने उसूलों के चक्कर में अपनी बेटी को जिंदगी भर कंवारी तो नहीं रख सकते। अच्छा यही होगा कि आप इसकी शादी किसी अच्छे घर में करते। ठीक है पंडित जी, बेटे की खुशी के लिए मुझे हार माननी ही पड़ेगी। आपकी नज़र में कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताइए। अशोक शर्मा नाम का एक इंसान है, उनका बेटा नीरज बहुत ही प्यारा लड़का है। आप कहे तो मैं उनके घर आपकी बेटी के रिश्ते की बात चलाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो कहता हूँ इस रविवार आप उन्हें हमारी उर्वशी को देखने के लिए न्योता दे ही दीजिए। वो घर आएंगे, बातचीत होगी, सब कुछ सही रहा तो हम रिश्ता तय कर देंगे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। 2 दिन के बाद संडे के दिन अशोक शर्मा अपने बेटे नीरज और पत्नी सावित्री के साथ रमाकांत जी के घर आते हैं। रमाकांत जी की पत्नी उर्मिला और उर्वशी दोनों ही इस बात से बहुत खुश थे कि आखिर रमाकांत जी ने अपने नियम कायदों को थोड़ा सा बदला तो सही। भाई साहब, बहन जी, हमारी बेटी बहुत सुंदर है और बहुत गुणी भी। घर के सारे काम करना जानती है और साथ में सरकारी स्कूल में टीचर भी है। सही कहती हैं आप बहन जी। हमें भी अपने बेटे के लिए बस एक सुंदर बीवी और अपने घर के लिए सुशील बहू चाहिए थी। आपकी बेटी तो सरकारी टीचर भी है, अब किसी को और क्या चाहिए भला? देखिए, हमारा बेटा बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी करता है, इसलिए हम उसकी शादी बहुत अच्छे से करना चाहते हैं। बस इसीलिए एक अच्छी लड़की और अच्छा परिवार ढूंढ रहे थे। सही कहते हैं भाई साहब। वैसे नीरज बेटा, तुम्हारी तो सैलरी भी काफ़ी अच्छी होगी। जी अंकल, मेरा 30 लाख का पैकेज है। प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ। आप तो जानते ना, वहाँ पर पैकेज बहुत अच्छे होते हैं। अरे भाई साहब, आपका बेटा तो इतना काबिल है, आपको किस चीज़ की कमी? अगर आपको हमारी बेटी पसंद है तो बताइए, हम अभी के अभी रिश्ता पक्का कर देते हैं। जी जी बिल्कुल। आपकी बेटी तो देखने में बहुत खूबसूरत है और नौकरी भी करती है। मुझे तो हमेशा से नौकरी वाली बहू चाहिए थी ताकि बेटा बहू दोनों मिलकर घर चला सके। जी, आप ठीक कहती हैं। आजकल ना लड़कियों का नौकरी करना बहुत ज़रूरी है। बुरा मत मानिएगा भाई साहब, लेकिन क्या आप लोगों की कोई डिमांड थी? मेरा मतलब, मैं लड़की वाला हूँ तो ये पूछने का मेरा हक बनता है ताकि कल को कोई गलत फहमी पैदा ना हो। अरे नहीं भाई साहब, कैसी बात करते हैं आप? हमें तो बस 2 जोड़ी कपड़ों में आपकी बेटी चाहिए अपने घर की बहू बनाने के लिए, और कुछ नहीं चाहिए हमें। अरे ये तुम क्या कह रही हो सावित्री? अरे आप ही तो हमेशा कहा करते थे ना कि अच्छी लड़की मिली तो 2 जोड़ी कपड़ों में बहू बनाकर ले आऊँगा, तो मैंने भी तो वही बात कही है। तुम ना कुछ नहीं समझती। भाई साहब, बहन जी, क्या हुआ? कोई बात है तो आप खुलकर कह सकते हैं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब हमारी धर्मपत्नी ने जो कह दिया सो कह दिया। तो इसका मतलब हम रिश्ता पक्का समझे? जी भाई साहब, पक्का ही समझिए। अब सास को बहू पसंद आ जाए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? बस आप शादी थोड़े ठीक ठाक से कर दीजिएगा, मतलब मेहमानों की आओ भगत वगैरह वगैरह। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हमारे घर में वैसे भी मेहमानों का बहुत सम्मान किया जाता है। कुछ देर के बाद अशोक अपनी पत्नी और बेटे नीरज के साथ वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में लौटते वक्त कार में अशोक अपनी पत्नी सावित्री पर गुस्सा करता है। नीरज बेटा, देखा तुम्हारी माँ के ज्यादा बोलने का नतीजा?
क्या हुआ पापा, अब मम्मी पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अरे गुस्सा ना करो तो और क्या करो? क्या जरूरत थी लड़की वालों से यह कहने की कि हमें 2 जोड़ी कपड़ों में लड़की चाहिए? अरे तुम्हें पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा इंजीनियर बनाया है, कम से कम दहेज में कुछ तो मिलना चाहिए था। अरे मैंने कहा कुछ गलत कहा? जब भी नीरज के रिश्ते की बात चलती थी आप हमेशा यही डायलॉग बोला करते थे, तो मुझे लगा आपको सच में 2 जोड़ी कपड़ों में ही लड़की चाहिए होगी। गलती तो हमारी है। पहले मेरे पिताजी ने तुम्हारे घर वालों को बोल दिया कि 2 जोड़ी कपड़ों में लड़की चाहिए, जिसके चलते तुम मेरे घर आ गई और ऐसी आई कि आज तक तीसरा जोड़ी कपड़ा अपने मायके से नहीं लाई। अब मैं आपकी नई नवेली दुल्हन नहीं हूँ जो आप मुझे कुछ भी कह देंगे। जरा सोच समझ कर बोलिए, हाँ नहीं तो। अरे मम्मी पापा, आप लोगों ने बेकार में ही झगड़ा शुरू कर दिया। और माँ आपको क्या कहने की जरूरत थी कि 2 जोड़ी कपड़ों में लड़की भेज दीजिए? तुम ना बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। अरे लड़की के घर वाले क्या पागल थोड़ी ना है जो सच में 2 जोड़ी कपड़ों में उसे भेज देंगे। अरे 2 जोड़ी कपड़े कहने का मतलब होता है कि हम भरे पूरे परिवार से हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। देखना, तुम्हारी ये भरे पूरे परिवार से होने वाली बात ना बहुत भारी पड़ने वाली है हमारे ऊपर। वक्त बीतता जाता है और आखिर में नीरज और उर्वशी की शादी का दिन आ जाता है। दोनों की शादी हो जाती है। जब उर्वशी अपने ससुराल पहुंचती है तो उसके पास एक छोटा सा हैंडबैग था। अरे सावित्री, बहू से पूछो तो सही, इसके कपड़े लत्ते और सारा सामान कहाँ है? जब बहू घर में आती है तो भर भर के साड़ियाँ और गहने कपड़े लाती है। तुम्हारी बहू तो एक हैंडबैग लटका कर चली आई है। अरे 2 मिनट सब्र तो रखिए, अभी पूछ के आती हूँ। क्या हुआ मम्मी जी, आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? अरे बेटा, तुम्हारे सूटकेस बैग कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, सिर्फ एक हैंडबैग है। जी मम्मी जी, एक जोड़ी कपड़े मैंने पहने हुए हैं और दूसरी जोड़ी अपने हैंडबैग में रख कर ले आई। आप ही ने तो शादी के वक्त पापा से कहा था ना, बस 2 जोड़ी कपड़ों में मुझे आपके घर आना है। हे भगवान, जिसका डर था वही हो गया। सावित्री और अशोक ने कभी सोचा भी नहीं था कि उर्वशी यानी कि उनकी बहू वाकई में सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ों में अपने ससुराल आ जाएगी। लेकिन ये बात अब सच हो चुकी थी। उर्वशी शादी का जोड़ा पहन कर आई थी और साथ में एक साड़ी लेकर आई थी। अगले दिन जब उर्वशी नहाने के लिए जाने लगी तो उसने अपनी सास को बुलाया। क्या हुआ बहू, मुझे क्यों आवाज दे रही हो? अरे मम्मी जी, मैं नहाने जा रही थी तो मुझे कपड़े चाहिए थे। कपड़े चाहिए थे तो कपड़े लेकर आओ। अब क्या तुम मेरे कपड़े पहनने वाली हो जो मुझसे कह रही हो कपड़े चाहिए थे? मम्मी जी, मैं शादी का जोड़ा पहन कर आई थी और एक साड़ी लेकर आई थी जो मैंने कल पहन ली। अब नहाकर वापस आने के लिए मेरे पास कपड़े नहीं है ना। हे भगवान, अब क्या होगा? थोड़ी देर में तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। मैंने मोहल्ले की सारी औरतों को न्योता दे दिया है और तुम कह रही हो कि तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। मम्मी जी, आपने ही तो मेरे पापा से कहा था हमें तो बहू सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ों में चाहिए। एक जोड़ी मेरा शादी का जोड़ा था और दूसरा जोड़ी वो साड़ी जो मैंने कल पहन ली। अब दोबारा तो उसे नहीं पहन सकती ना। हे भगवान, बहू आई है कि मुसीबत आई है? ये 2 जोड़ी कपड़ों का मतलब ये थोड़ी ना था कि तुम सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े लेकर आ जाओ। अच्छा मम्मी जी, तो इसका कोई और मतलब था क्या? कोई बात नहीं, आप मुझे बता दो, मैं पापा को कॉल करके कह देती हूँ। अब बस भी करो, लाती हूँ तुम्हारे लिए कुछ पहनने को। सावित्री वहाँ से चली जाती है और उर्वशी के लिए एक साड़ी लेकर आती है जो उसने खुद के लिए खरीदी थी। बड़े ही दुखी मन से सावित्री अपनी साड़ी उर्वशी को देती है। पूरे 5,000 की साड़ी है। सोचा था शादी के बाद किसी फंक्शन में पहनूंगी, मुझे क्या पता था कि ये साड़ी मेरे नसीब में ही नहीं है। अच्छा मम्मी जी, काम करिए ना, इस साड़ी की मैचिंग की ज्वेलरी भी मुझे दीजिए ना। अगर मैं ऐसे ही सबके सामने आ गई तो आपकी सहेलियों को बुरा लगेगा ना। सारे मोहल्ले की औरतें फिर क्या कहेंगी? भगवान बचाओ, लाती हूँ, ज्वेलरी भी लेकर आती हूँ, सब कुछ लेकर आती हूँ। सावित्री बहू के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाती है, जहाँ पर अशोक उसके चेहरे पर परेशानी देखकर हैरान रह जाता है। क्या हुआ सावित्री, घर में नई नई बहू आई है और तुम्हारा चेहरा ऐसे उतरा हुआ? सब ठीक तो है ना?
सही कहते थे आप। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैंने समधी जी को कह दिया कि लड़की 2 जोड़ी कपड़ों में भेज देना। उन्होंने तो 2 जोड़ी कपड़ों के अलावा एक कंघी भी नहीं दी अपनी बेटी को। उस दिन जब ये बात मैं कह रहा था तो तुम्हें कितना बुरा लगा था। अब आई बात समझ में? अच्छा ठीक है, अब मैं ही कुछ करती हूँ। जैसे तैसे करके उर्वशी की मुंह दिखाई की रस्म हो जाती है। अब उर्वशी के अपने मायके जाने की बारी थी पग फेरों के लिए, और इसीलिए रमाकांत जी ने उर्वशी के ससुराल में फ़ोन करके उसे पग फेरों के लिए बुलाया। अरे उर्वशी बेटा, तुम्हारी पग फेरों की रस्म है ना, उसके लिए तुम्हें अपने मायके जाना है। हाँ तो बताइए ना मम्मी जी, किसके साथ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है? अरे बेटा, तुम्हारा मायका कौन सा दूसरे शहर में? यहाँ से 3 किलोमीटर दूर ही तो है, चली जाओ। अरे ऐसे कैसे चली जाओ? अरे मतलब नई बहू हूँ, मैं कैसे जाऊँगी, किसके साथ जाऊँगी, कुछ तो बताइए मम्मी जी। अरे बहू, जब तुम्हारे पापा का कॉल आया तो बोले कि हमारी बेटी को ज़्यादा ऐशो आराम में रहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मजबूत है, वो तो सब काम ऐसे ही कर लेती है। ये बात तो सही कही पापा ने। जानती है, 5 किलोमीटर दूर सब्जी मंडी में ऐसे ही पैदल चलकर सब्जी खरीद कर लाती थी मैं। अरे वाह बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो तुम्हारे पापा की बात सुनकर समझ ही गई थी कि तुम कितनी मेहनती हो। अब छोड़िए ना मम्मी जी, इन सब बातों का मेरे पग फेरे की रस्म से क्या लेना देना? अरे बहू, लेना देना कैसे नहीं है। अब मैंने तो नीरज से कह दिया कि वो ऑफिस चला जाए, वैसे भी बहुत दिनों से छुट्टी पर था ना। अरे लेकिन फिर मैं अपने मायके कैसे जाऊंगी पग फेरे के लिए? जैसे सब्जी लेने जाती थी बहू, ठीक वैसे ही पैदल पैदल। अपनी सास की बात सुनकर उर्वशी दुखी होते हुए घर से निकल जाती है। कुछ दूर चलने पर उसे नीरज मिलता है। अरे नीरज, आप यहाँ? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। देखो ना नीरज, आपकी मम्मी ने मुझे कैसे अकेले घर से भेज दिया, ये अच्छी बात नहीं है। जानता हूँ मैं, इसीलिए तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ऐसे घर की नई नवेली बहू को अकेले भरी धूप में कौन भेजता है? आपकी मम्मी ने एक बार भी सोचा नहीं? मैं मानता हूँ मम्मी ने गलत किया, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ? क्या मतलब? अरे आप मेरे पति हैं, आप अगर मेरे लिए नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? नीरज उर्वशी को उसके मायके छोड़कर बाहर से ही चला जाता है, क्योंकि अगर वो अंदर जाता तो सबको पता चल जाता कि उर्वशी नीरज के साथ आई है, और फिर नीरज अपनी माँ सावित्री से क्या कहता। लेकिन उर्वशी इस बात पर अच्छी खासी नाराज हो गई थी। अरे ये क्या, पग फेरों के लिए बेटियां कभी अकेले नहीं आती, तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें ऐसे कैसे भेज दिया? देखिए ना पापा, एक तो अकेले भेजा और वो भी पैदल, एक गाड़ी तक बुक नहीं करवाई। कहने को रईस बनते हैं, लेकिन मेरे साथ शादी के पहले ही दिन देखिए कैसे सलूक किया है। ये उन लोगों ने अच्छा नहीं किया। कोई बात नहीं बेटा, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। नहीं पापा, आपको उन लोगों से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं उस घर में वापस ही नहीं जाऊंगी। अरे बेटा, लेकिन तुम्हारी शादी को अभी सिर्फ 24 घंटे हुए हैं, ऐसे कौन अपना घर छोड़कर आता है? सही तो कह रही है हमारी बेटी। अरे जिन लोगों को अपने घर की बहू की ज़रा भी इज्जत नहीं, उनके घर हमें भी अपनी बेटी नहीं भेजनी। और इस तरह उर्वशी अपने ससुराल नहीं जाती। कई दिन बीत जाने के बाद इस बात का हल निकालने के लिए दोनों परिवार एक बार फिर इकट्ठा होते हैं। इस बार पंडित जी को भी बुलाया जाता है। उर्वशी बेटा, अब तुम्हें अपने मायके में नहीं ससुराल में रहना चाहिए। ये तुमने बहुत गलत किया है बेटा। पंडित जी, हमारी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया। अरे उन लोगों ने भरी दोपहर में उसे अकेले पैदल मायके भेज दिया। ये क्या बात हुई? इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। रमाकांत जी ने ही ऐसा करने को कहा था। कैसी बात करते भाई साहब, मैं भला ऐसा क्यों कहूँगा? अरे आपने ही तो फ़ोन पे कहा था आपकी बेटी बहुत मेहनती है, कई किलोमीटर पैदल चल लेती है। अच्छा, तो आपने इसका मतलब ये निकाल लिया कि शादी के बाद पहली बार वो अपने मायके भी पैदल चलकर आएगी। मम्मी जी, वैसे भी पापा के कहने का मतलब ये नहीं था कि आप मुझे ऐसे अकेले भेज दें। अरे सावित्री जी, लड़की मेहनती है इसका मतलब ये नहीं होता। ये तो आपने गलत किया है।
कैसी बात कर रहे हैं पंडित जी? जब ये लोग 2 जोड़ी मतलब सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ों में अपनी बेटी को विदा कर सकते हैं तो हमने कैसे गलत कर दिया? अरे लेकिन ये बात तो आप ही ने कही थी ना। अरे रमाकांत जी बड़े बोले हैं। अरे 2 जोड़ी का मतलब केवल 2 जोड़ी नहीं होता। उनके कहने का मतलब था कि उन्हें खास दहेज नहीं चाहिए, लेकिन आपको अपनी बेटी को ज़रूरी चीज़ें तो देनी ही चाहिए थी ना। अब आई बात समझ में। और इस तरह से 2 जोड़ी कपड़ों में बहू के झगड़े को सुलझा लिया गया। अब दोनों परिवारों के बीच सब कुछ ठीक था। ममता बहुत ही समझदार और होनहार लड़की है, जो उससे मिलता उसे पसंद करता। ऐसे में देखो ममता, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे, नहीं तो किसी से नहीं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन एक बार मम्मी पापा को लेकर मेरे घर आ जाओ, देखते हैं क्या बात होती है। बड़े मान गए तो। अगले दिन रोहित के माँ बाप ममता के घर आते हैं। हे भगवान, कितना बड़ा बंगला है। बेटा ये तो बड़े घर की पढ़ी लिखी लड़की है, ये क्यों करेगी हमारे घर शादी? तभी ममता के माँ पापा भी आ जाते हैं, दोनों ही काफी सरल और सुलझे से। आइए आइए, ममता ने बताया आप लोगों के बारे में। देखिए रोहित अच्छा कमा रहा है, आगे तरक्की करेगा तो अच्छा ही करेगा। बाकी ममता भी पढ़ी लिखी है, अच्छी नौकरी लगने में देर नहीं लगेगी। क्यों रोहित? हाँ आंटी, वो क्या है ना, मैं बहुत मेहनत करूंगा और मैं वादा करता हूँ मैं ममता को हमेशा खुश रखूंगा। अरे कोई हमें भी पूछ लो, या फिर रिश्ता पक्का हो ही गया हो तो हम चले जाएं। अरे अरे कैसी बात करिए बहन जी, बच्चों को तो आप ही ने संभालना है। क्यों ममता की माँ? खैर, रोहित की माँ को अपनी बेइज्जती लगती है और वो सोच लेती है कि वो सारा बदला शादी के बाद ममता से लेगी। शादी के बाद हाँ तो ममता, क्या क्या आता है? देखो शादी तय करते वक्त तो हमें बस मूर्ति की तरह बिठा दिया गया था, पूछने का मौका ही नहीं दिया कि कैसे शादी तय करते। माना तुम बड़े घर की बेटी हो, लेकिन बेटे को मैंने भी इस लायक बनाया है कि वो भी कल को बड़ा घर ले सके, समझ रही हो ना? जी माँ जी, वो क्या है ना, काम तो मुझे कुछ खास नहीं आता, लेकिन सीख जाऊंगी। माँ जी, पढ़ाई लिखाई के चक्कर में कभी माँ ने काम नहीं करने दिया। माँ तो माँ होती है, लेकिन यह भी जानती होगी ना कि सास कभी माँ नहीं होती, ना हो सकती है, ठीक है? ममता क्या कहती, आदत ही नहीं थी कि कोई उससे ऐसे बात करे, तो वो मान जाती है जो कुछ भी सास कहती है। बहू तुझे तो पता है बाहर का दूध कितना महंगा और मिलावट भरा होता है। वो आंगन में जो गाय खड़ी है ना, रोज सुबह शाम उसका दूध निकाला कर, समझ गई? लेकिन माँ जी, मुझे तो ये काम बिल्कुल नहीं आता। अरे तो सीख ले, तू ही तो बोल रही थी ना कि सीख लेगी। देख बहू, गाय हमारी माता होती है, वो दूध दे रही है ये एहसान है, लेकिन तू सर पर पल्ला रख कर साड़ी पहन कर ही दूध निकालेगी, समझी? जी माँ जी। अब जो ममता जीन्स टी शर्ट के बिना कुछ ना पहनती थी, पति के उठने से पहले ही साड़ी सर पर पल्ला रखकर गाय का दूध निकाल रही होती है। हायरी, ये काम तो बड़ा मजेदार है, चलो एक सेल्फी ले लेती हूँ। ममता घूंघट में सेल्फी लेकर फेसबुक पर डाल देती है। क्योंकि घूंघट में चेहरा नहीं दिख रहा था, कोई नहीं पहचान पाता कि वो ममता है। फिर अगले रोज, यार मैं जब भी सोकर उठता हूँ तुम पास नहीं होती, कब उठती हो तुम? और नहा धोकर तैयार, क्या बात है? मेरा ऑफिस तुम्हारे ऑफिस से पहले होता है ना, और आज तो हमारे ऑफिस में फॉरेन से क्लाइंट्स आ रहे हैं। देखो तो कैसी लग रही हूँ, शादी के बाद पहली बार कोट पैंट पहन कर जा रही हूँ। अरे क्या मस्त कॉर्पोरेट लुक आ रहा है। रुको मैं तुम्हारी फोटो खींचता हूँ। नहीं प्लीज नो। नो बोलते वक्त ममता का हाथ उसके चेहरे पर था, जिससे उसका चेहरा नहीं दिखता, और ये फोटो भी चली जाती है फेसबुक पर। ये क्या ममता, फोटो में चेहरा क्यों नहीं दिखा रही हो? वो क्या है ना, शादी के बाद ऐसे कपड़े ठीक नहीं लगते। सब ठीक लगता है, कमाने वाली बहू हो तो कुछ भी पहन सकती है। ममता हंसकर पति की बात टाल देती है। फिर अगले रोज, बहू आज कीर्तन है तो ऑफिस मत जाना, पता है ना नवरात्रों का आखिरी दिन है। और हाँ, आज ना कोई भारी साड़ी पहन लेना। ठीक है माँ जी। दोपहर में ममता लाल रंग की चुनरी साड़ी में तैयार हो जाती है। सास परेशान सी घूम रही होती है कि क्या हो गया माँ जी? अरे बहू, कीर्तन की मंडली नहीं आई और आसपास की औरतों का आना शुरू भी हो गया। फोन किया तो उन लोगों का फोन भी नहीं लग रहा।
माँ जी, माइक तो है ना हम लोगों के घर पर? हाँ है तो। माँ जी, मुझे ना कुछ भजन आते हैं, वही मैं सुना दूंगी। और फिर क्या, पूरे घर में अगरबत्ती और हवन के धुएं के बीच से बहू की मधुर आवाज में संगीत पूरा समा बांध देता है। पास बैठी पड़ोसन कहती है, क्या बात है, रुको बहू की वीडियो बनाती हूँ। धुएं के बीच में ममता के मधुर गाने की वीडियो भी जाती है फेसबुक पर, लेकिन यहाँ भी उसका चेहरा नहीं दिखता। अब बहू के गाने का वीडियो वायरल हो जाता है। दूसरे दिन ममता की सास के पास फोन आता है। अरे लता जी, आप कैसे फोन करना हुआ? अरे भाई, कौन सी मंडली मंगवाई थी? क्या भजन था आप लोगों के घर का? मान गए, जरा नंबर तो देना। लता जी, मंडली ने तो ऐन वक्त पर धोखा दे दिया था। वो तो मेरी बहू की आवाज है, वही गा रही थी। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। जरा बात तो कराना बहू से, हम भी बधाई दे दे उसे, कितनी अच्छी आवाज है। अरे वो तो इंजीनियर है, वो जॉब पर गई है। अरे वाह, क्या बात है, कितने रूप है तुम्हारी बहू के। लता फोन रख देती है, लेकिन सास अब सासू माँ सोच में पड़ जाती है कि सच में उसकी बहू के कितने रूप है। फिर एक रोज, बेटा जरा अस्पताल ले चल, लगातार चक्कर आ रहा है। अरे माँ, कुछ नहीं हुआ होगा, बस ज्यादा खा लिया होगा, आराम कर ठीक हो जाएगी। मुझे तो ऑफिस जाना है, जरूरी काम है। बेटा माँ की बात को टालकर ऑफिस चला जाता है। सास सोफे में ही लेट जाती है कि तभी ममता ऑफिस के लिए तैयार होकर आती है। क्या हुआ सासू माँ, सब ठीक है ना? नहीं बेटा, पता नहीं क्यों चक्कर पर चक्कर आ रहे हैं। ओ माँ रुकिए, ये तो खतरे की घंटी भी हो सकती है। बहू फट से कमरे में जाकर बीपी नापने की मशीन ले आती है। वो सास की बीपी नाप रही होती है कि पीछे से ससुर जी अपने नए फोन से सास की फोटो खींचते हैं, जिसमें ममता की पीछे से फोटो आ जाती है सास की मशीन से बीपी नापते हुए। क्या हो गया है ममता तेरी सास को? माँ जी को चक्कर आ रहे थे, बीपी लो है पापा जी। मैं घोल दे रही हूँ, मम्मी को सारा दिन पानी में मिलाकर पिलाते रहिएगा। बहू ससुर को घोल दे देती है। देखो कैसी फोटो आई है, इसमें तो बहू पूरी डॉक्टर लग रही है, बस चेहरा नहीं दिख रहा। ससुर भी फोटो को फेसबुक पर अपलोड कर देते हैं। सारा दिन वो सास को बहू का दिया घोल देता है और फिर शाम को, माँ कुछ खाने को दे, भूख लग रही है। सास गर्मा गर्म पकोड़े लेकर आती है। क्या बात है, जब घर से निकला था तो तुम्हें चक्कर आ रहा था और अब? अरे भला हो बहू का, तू तो बिना कुछ पूछे चला गया। उसने मेरा बीपी चेक किया, कोई घोल दिया, 2 बार घोल पीकर मेरा बीपी बराबर हो गया, नहीं तो मुझे तो लग रहा था कि मैं मर ही जाऊंगी। तभी बहू आ जाती है। मर कैसे जाती माँ जी, अभी तो आपको अपने बड़े घर में शिफ्ट होना है। कैसी बात कर रही है बहू, सच में? कैसे? माँ जी, मैंने और इन्होंने मिलकर कुछ पैसे सेव किए हैं। मैंने नहीं माँ, इस अकेली ने सारी सेविंग्स की है, और इतना ही नहीं, शहर में जमीन देकर फाइनल भी की, और अब ये उस पर मकान बनाने का नक्शा तैयार कर रही है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है बहू, जरा दिखाओ तो डिजाइन। हाँ हाँ पापा बिल्कुल, लेकिन उसके पहले सासू माँ का बीपी एक बार और चेक कर लूँ। बहू सास का बीपी चेक कर रही होती है कि सास उसे देखती है, और फिर उसे लता की बात याद आती है कि बहू के कितने रूप है। सास का बीपी चेक करके वो पेपर के डिजाइन ससुर को दिखाती है, हाथ में पेंसिल लेकर, बिल्कुल किसी आर्किटेक्ट की तरह। वो ससुर जी को घर का नक्शा दिखा रही होती है तो सास उसकी फोटो खींच लेती है। भले ही बहू का चेहरा ना दिख रहा हो, लेकिन साफ पता चल रहा था कि ये फोटो किसी बड़े आर्किटेक्ट की है। बड़ी प्यारी फोटो आई है बहू, इसे तो मैं फेसबुक में डालूंगी। दिन रात मेहनत करती है बहू और घर बन जाता है। फिर जिस दिन गृह प्रवेश होता है, वाह बहू वाह, कितना प्यारा घर है। माँ, ममता ने इसकी दीवार से लेकर फर्श, पर्दे से लेकर बेड, सब कुछ खुद पसंद किया है। और माँ, ममता ने ही इस घर का नाम आपके और पापा के नाम पर रखा है। माँ जी, इस बार के नवरात्रों में 9 देवियों की पूजा हम इस बड़े घर में ही करेंगे। सास की आंख में आंसू आ जाते हैं। जिस घर में तेरे जैसी बहू, जिसके 9 नहीं न जाने कितने रूप है, और हर रूप पूजनीय। बेटा, मेरे घर की तो तू ही देवी है।